बिहार की सियासत ने एक बहुत बड़ी करवट ली है। 2 दशकों से जो एक युग चल रहा था, वो अब खत्म हो चुका है और उसकी जगह एक नए सम्राट ने ले ली है। देखिए, ये सिर्फ एक मुख्यमंत्री का बदलना भर नहीं है। ये भारत के सबसे उलझे हुए राजनीतिक राज्यों में से एक बिहार की पूरी दिशा बदलने का एक साफ संकेत है। तो सबके मन में यही बड़ा सवाल है, क्या ये जो बदलाव आया है ये बिहार की किस्मत बदल देगा, या ये भी उसी सियासी उठापटक का एक और हिस्सा है जो बिहार सालों से देखता आ रहा है। चलिए इस पूरी कहानी को जरा डिकोड करते हैं और समझते हैं कि पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये घटना ऐतिहासिक क्यों है। अब सोचिए, लगभग 20 साल तक बिहार की पूरी राजनीति सिर्फ एक नाम के इर्द गिर्द घूमती थी, नीतीश कुमार। लेकिन अब पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कोई अपना नेता सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि बिहार में अब एक नया पावर सेंटर बन चुका है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। इस पूरी कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो हैं सम्राट चौधरी। तो सवाल ये है कि लाखों कार्यकर्ताओं वाली बीजेपी ने बिहार की कमान के लिए आखिरकार उन्हें ही क्यों चुना? इस एक चेहरे के पीछे बीजेपी का पूरा गेम प्लान क्या है? सम्राट चौधरी ने जो ये बात कही, इसमें उनके पूरे मिशन का सार छिपा है। विकास और सुशासन के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र ये बिल्कुल साफ करता है कि अब बिहार में केंद्र की नीतियों और विचारधारा को ज्यादा आक्रामक तरीके से लागू किया जाएगा। ये सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि एक नए दौर का ऐलान है। तो उनके चुने जाने के पीछे ना एक नहीं कई परतें हैं, एक मल्टी लेयर स्ट्रैटेजी है। उनके पास राजनीति का लंबा अनुभव है, मंत्री पद का तजुर्बा है और एक ऐसे लड़ाकू नेता की इमेज है जो आसानी से पीछे नहीं हटता। लेकिन इन सबसे भी बढ़कर जो असल तुर्प का इक्का है वो है बिहार का मुश्किल जातीय समीकरण। अब जरा इस चार्ट को देखिए। ये आप समझ लीजिए बिहार की राजनीति का डीएनए है। करीब 60% आबादी ओबीसी और ईबीसी समुदायों की है। सीधी सी बात है, जिस भी पार्टी ने इस वोट बैंक को साध लिया, पटना का सिंहासन उसी का होगा। यही बिहार की सत्ता का सबसे बड़ा सच है। और यहीं पर सम्राट चौधरी की भूमिका एकदम फिट बैठती है। वो कुशवाहा समुदाय से आते हैं, जिनकी आबादी बिहार में लगभग 4.3% है। ये बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। नीतीश कुमार के कोर लव कुश यानी कुर्मी कुशवाहा वोट बैंक में सीधी सेंध मारी। ये गैर यादव ओबीसी वोटों को अपनी तरफ खींचने का एक बहुत सोचा समझा राजनीतिक दाव है। लेकिन सम्राट चौधरी इस मुकाम तक रातों रात नहीं पहुंचे हैं। उनकी कहानी सियासी दांवपेच, महत्वाकांक्षा और सही समय पर पाला बदलने की एक काफी दिलचस्प दास्तान है। आइए उनकी इस यात्रा पर एक नजर डालते हैं। ये टाइमलाइन उनके राजनीतिक सफर की पूरी कहानी बयां करती है। शुरुआत आरजेडी से, फिर जेडीयू में गए और आखिर में बीजेपी में आकर सीधे टॉप पर पहुंचे। ये दिखाता है कि बिहार की राजनीति में अगर आपको बने रहना है तो हवा का रुख पहचानना बहुत जरूरी है। और उनकी जुझारू छवि की ये सबसे बड़ी मिसाल है। ये भगवा पगड़ी सिर्फ एक प्रतीक नहीं थी, ये एक तरह से राजनीतिक युद्ध का ऐलान था। इसी एक कदम ने उन्हें नीतीश कुमार के सबसे मुखर और मजबूत विरोधी के तौर पर स्थापित कर दिया था। अब कहानी में आता है सबसे दिलचस्प मोड़। जो व्यक्ति कुछ साल पहले तक नीतीश कुमार को हटाने की कसम खा रहा था, वो पहले उनका डिप्टी बना और अब उन्हीं की जगह ले ली। ये भारतीय गठबंधन राजनीति की एक क्लासिक केस स्टडी है कि यहां कुछ भी हो सकता है। जरा इस स्लाइड को देखिए। एक तरफ हैं वो सम्राट चौधरी जो नीतीश कुमार को चुनौती दे रहे हैं, और दूसरी तरफ है वो जो उन्हीं की सरकार में वित्त और गृह जैसे सबसे ताकतवर मंत्रालय संभाल रहे थे। ये हमें यही बताता है कि सियासत में स्थायी कुछ भी नहीं होता सिवाय सत्ता के। ये जो फ्लो चार्ट है ना, ये बिहार के पिछले 2 दशक की राजनीति का पूरा निचोड़ है। गठबंधन का बनना, टूटना, फिर बनना, इसी सियासी उठापटक ने वो खाली जगह बनाई जिसे बीजेपी ने सम्राट चौधरी को आगे करके भर दिया। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की यही अस्थिरता आखिरकार बीजेपी के लिए अपने मुख्यमंत्री का रास्ता बना गई। तो अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं। सत्ता तो मिल गई, लेकिन क्या सम्राट चौधरी के आने से बिहार में शासन का तरीका बदलेगा? क्या हमें गवर्नेंस का कोई बिल्कुल नया स्टाइल देखने को मिलेगा? ये तुलना पूरी तस्वीर साफ कर देती है। जहां नीतीश कुमार एक अलायंस मैनेजर थे जो सबको साथ लेकर चलते थे, वहीं चौधरी की छवि एक कॉम्बैटिव एनफोर्सर की है, यानी एक जुझारू शासक। और अब फोकस भी न्याय के साथ विकास से हटकर विकास प्लस हिंदुत्व के एजेंडे पर शिफ्ट होने की पूरी संभावना है।
और सत्ता में आते ही उन्होंने अपने तेवर दिखा भी दिए। माफिया के खिलाफ सीधा एक्शन उनकी टफ ऑन क्राइम वाली छवि को और मजबूत करता है। ये एक साफ संदेश है कि अब प्रशासन की शैली पहले जैसी नहीं रहने वाली। उनकी प्राथमिकताएं भी बीजेपी के राष्ट्रीय एजेंडे से मेल खाती हैं। किसानों की आय बढ़ाना, नए उद्योग लाना और सबसे ज्यादा जोर कानून व्यवस्था पर। ये वही मॉडल है जिसे बीजेपी शासित दूसरे राज्यों में भी लागू करने की कोशिश की जाती रही है। लेकिन कहते हैं ना, मुख्यमंत्री का ताज कांटों भरा होता है, खासकर बिहार में। तो सम्राट चौधरी के लिए भी आगे की राह बिल्कुल आसान नहीं है। उनकी सरकार कई बड़ी चुनौतियों और राजनीतिक जोखिमों से घिरी हुई है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी जरूर है, लेकिन बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वो नीतीश कुमार की जेडीयू के बिना नहीं छू सकती। और 85 सीटों वाली जेडीयू कब क्या फैसला ले ले ये कोई नहीं कह सकता। मतलब ये सरकार एक बहुत ही नाजुक धागे से बंधी हुई है। तो सामने खतरे बिल्कुल साफ है। गठबंधन किसी भी वक्त टूट सकता है, जातीय समीकरण बिगड़ सकते हैं या फिर विपक्ष मजबूत होकर सड़क पर उतर सकता है। सम्राट चौधरी को एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना होगा। ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाला है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर लौटते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या सम्राट चौधरी वाकई बिहार को एक नई दिशा दे पाएंगे, या वो भी राज्य की इस जटिल गठबंधन राजनीति के चक्रव्यूह में फंसकर रह जाएंगे? इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा और हम सब इसके गवाह बनेंगे।